हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए आइए, पधारिए पधारिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ जल्दी जल्दी, सब लोग आ जाओ, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि देखता हूं कि आज बच्चे मेरे से पहले आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा तुम मेरे से पीछे रहते हो, हमेशा पीछे रहते हो मेरे से। कभी कभी अगर मैं लेट भी हो जाऊं ना, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तब भी तुम मेरे से पीछे ही रहोगे हमेशा, है ना? क्यों? मतलब ये है कि तुम्हें मेरे से पीछे ही रहना है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपसे पीछे रहते हैं। ओहो, मतलब हर बात का जवाब तुम्हारे पास है ना? चाहे कोई भी बात हो, जवाब तुम्हें जरूर तुम्हारे पास मौजूद रहता है हर बात का। चलिए जल्दी से फटाफट सब जुड़िए, और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर। पिछली क्लास में आपको बताया था ना कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कुछ ध्यान है आप लोगों को? बताओ बच्चों, कुछ ध्यान है या भूल गए? कौन सा चैप्टर इशू करने वाले थे, शुरू करने वाले थे आज? कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले थे आज? आप लोगों को ध्यान है कुछ या नहीं? हाँ सर ध्यान है, इंश्योरेंस क्लेम। जी बिल्कुल सही। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि आज हम शुरू करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम। एग्जाम में मानकर चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, जब भी आता है तो नॉर्मली 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा जल्दी जल्दी आइए, ठीक है? अपने साथियों को बोल दीजिए क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से फटाफट जुड़ जाएं ताकि हम लोग अपना चैप्टर शुरू करें। इंश्योरेंस क्लेम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये इंश्योरेंस क्लेम। बच्चा कहता है सर क्या हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है ये? बेटा हर अटेम्प्ट में तो नहीं आता, लेकिन बहुत सारे अटेम्प्ट में आता है। बहुत सारे मतलब अगर 10 बार क्वेश्चन होते हैं, 10 बार एग्जाम होते हैं, तो 7 बार ये क्वेश्चन आता है लगभग। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में या इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आप इसको डाल सकते हो, इंश्योरेंस क्लेम को। अगर 10 एग्जाम होते हैं तो 7 बार ये चैप्टर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी सर। तो मुझे लगता है काफी सारे बच्चे अब जुड़ चुके हैं, तो हम लोगों को क्लास शुरू कर देनी चाहिए। अब इंश्योरेंस क्लेम हम लोग शुरू करने वाले हैं आज। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझ लो। यानी इस चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है पहले ये समझो, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का। देखो इस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम, यानी 2 वर्ड हैं, इंश्योरेंस और क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम इस चैप्टर का नाम है। मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सुनो। किसी भी बिजनेस पर्सन ने, किसी बिजनेसमैन ने जो अपना कोई गुड्स बेचता है, गुड्स खरीदता है बेचता है, उसका कोई भी काम है। जैसे मैं कहता हूं मान लो खिलौनों की दुकान है उसकी, ठीक है? बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, टॉयज,
उसकी दुकान है, अनफॉर्चुनेटली उसकी दुकान में आग लग जाती है और जो खिलौने रखे हुए थे यानी जो स्टॉक रखा था वो जल जाता है। अब उस बिजनेसमैन ने उस दुकान का इंश्योरेंस करवा रखा था, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो इस चैप्टर में आप ये कैलकुलेट करना सीखोगे कि अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस प्रीमाइसिस का इंश्योरेंस करवा रखा है और उसको कोई नुकसान हो जाता है आग लगने से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना क्लेम देगी वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव समझना क्या है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, कि एक बिजनेसमैन होगा, उसकी किसी शॉप में, गोडाउन में, बिजनेस प्रीमाइसिस में आग लगेगी, उसका स्टॉक जल जाएगा और उस जले हुए स्टॉक का हमको क्लेम मिलेगा। तो हमें क्लेम कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में, मतलब कितना अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी या हम कितने अमाउंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के सामने रखें, वो आपको कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। अब दो तरीके के क्लेम इस चैप्टर में आप लोग कैलकुलेट करने वाले हो। दो तरीके के क्लेम। कौन कौन से दो तरीके के, देखिए इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 1 है बच्चों लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी इसका क्लेम हमको निकालना है। एक तो हमारे गोडाउन में कोई स्टॉक रखा हुआ था, वो स्टॉक आग से जल जाता है, तो उसका कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से हमको लेना है वो कैलकुलेट करना सीखना है आपको इस चैप्टर में। दूसरा एक और पार्ट है इस चैप्टर का, पार्ट 2, और वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, इसका भी क्लेम निकालना सीखना है हमको। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, सर इसका मतलब देखो, अगर किसी बिजनेसमैन के गोडाउन में आग लग जाती है, उसकी दुकान में आग लग जाती है, जैसे मान लीजिए आग लगी 1 जून को, तो आप बताइए क्या 2 जून से उसका बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा? जो 1 जून से पहले था उसका नॉर्मल, क्या वैसा ही नॉर्मल बिजनेस क्या 2 जून से चलने लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भाई आग लगने की वजह से बहुत सारी चीजें तितर बितर हो जाती हैं, बिजनेस इंटरप्ट हो जाता है, कुछ पीरियड के लिए बंद हो जाता है बिजनेस, या अगर चलता भी है ना तो उस पेस से नहीं चलता जिस पेस से चलना चाहिए। तो आग लगने के बाद कुछ पीरियड के लिए बिजनेस अफेक्टेड रहता है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ठीक है, तो जो अफेक्टेड पीरियड होता है ना, उस अफेक्टेड पीरियड में बिजनेस को नॉर्मल सेल नहीं हुआ होगा, और जब नॉर्मल सेल नहीं हुआ होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, और जब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम भी हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगते हैं। ठीक है, तो उसका क्लेम भी हमको कैलकुलेट करना है कि हमें जो अफेक्टेड पीरियड है वो 3 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, 5 महीने हो सकता है। तो इस अफेक्टेड पीरियड में हमें कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ उसका क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी से हमको मांगना है, उसका क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि सर हमें स्टॉक के लिए और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या एक ही पॉलिसी लेनी होती है इंश्योरेंस कंपनी से या अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी? तो आंसर है बेटा अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम आपको अलग निकालना पड़ेगा और लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम आपको अलग निकालना पड़ेगा। लॉस ऑफ स्टॉक तो इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट, यानी आग लगी आज तो आज ही स्टॉक जल जाएगा, आज ही आपका फर्नीचर जलेगा, बिल्डिंग खराब होगा या कोई और एसेट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो ये इंस्टेंट लॉस होते हैं जिसका क्लेम आपको इमीडिएटली मिल जाता है। लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट
आगे जाकर मिलता है, यानी 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक बिजनेस अफेक्टेड रहता है। फिर हम देखते हैं कि हमें इस अफेक्टेड पीरियड में कितने बिजनेस का हमको अफेक्टेड पीरियड में हमें मतलब कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ, तो उसका क्लेम हमको मिलता है। समझे? तो ये दो पॉलिसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम की पॉलिसी और लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी। इन दोनों का क्लेम हमें इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। बोलो बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है चैप्टर का? जल्दी फटाफट बताइए आप सब, क्या बच्चों ऑब्जेक्टिव क्लियर है चैप्टर का? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी बिजनेसमैन के गोडाउन में आग लग जाती है, उस गोडाउन में जो स्टॉक रखा था वो जल जाता है, तो उसका कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमको देगी, वो इंश्योरेंस क्लेम हमको कैलकुलेट करना है। और हमारा बिजनेस अगर कुछ पीरियड के लिए अफेक्टेड होता है, तो उस अफेक्टेड पीरियड का ठीक है, हमें जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ होगा उस अफेक्टेड पीरियड में, उस लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम भी हमको इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है। तो ये हम दो चीजें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 मतलब क्लेम फॉर, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्ट 1, और पार्ट 1 है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो सब लोग बेटा साथ के साथ नोट करते जाना मेरे, जो भी चीजें मैं लिखवाऊंगा, जो चीजें अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी मैं बता दूंगा कि इसे अभी मत लिखना, बाद में नोट करवाऊंगा, लेकिन जो मैं ना बोलूं तो साथ के साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो पार्ट 1 हेडिंग डालेंगे, पार्ट 1 क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। जल्दी फटाफट बच्चों लिख लो फटाफट। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अच्छा, अब ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का क्लेम कैसे निकलता है, इसके लिए बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस छोटी सी कहानी में ही आप क्लेम निकालना सीख जाओगे। यानी कैसे लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम निकाला जाएगा, ये कहानी में आप लोग कैलकुलेशन सीख जाओगे। ठीक है बेटा, आप सबको पता है कि मैं पढ़ाता हूं, मैं क्लासेस लेता हूं। एक दिन मैं क्लासेस लेकर घर वापस आया, घर आकर मैं खाना खा रहा था। अभी मैंने आधा खाना खाया ही था जब तक मेरे दोस्त था एक चंदू, उसकी कॉल आती है मेरे पास। मैंने सोचा यार चलो खाना खाने के बाद फोन पर बात करता हूं, इसको कॉल बैक करूंगा, तो मैंने फोन नहीं उठाया। फिर उसका दोबारा फोन आया, मैंने कहा भाई दूसरी बार लगातार फोन कर दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्जेंट है। मैंने फोन उठाया। अब देखना, फोन पर जब मैं उठाऊंगा ना, तो जो फोन पर मैंने बात की, जो मेरा रिएक्शन होगा बात करने का ना, उससे मैं आपसे पूछूंगा बताइए क्या हुआ होगा। ध्यान से, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा बच्चों कि जो मैं फोन पर अभी बात करूंगा, जो चंदू का फोन आया मेरे पास, उस चंदू के फोन पर जब मैं चंदू से बात करूंगा तो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि क्या हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा। आइए चंदू का फोन उठाते। हेलो, हाँ चंदू बताइए क्या हाल है। क्या, कब, कैसे? अरे 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 अरे, ठीक है मैं आ रहा हूं, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आ रहा हूं, बस मैं खाना खा रहा था, मैं अभी आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आता हूं। ठीक है मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। बताओ बच्चों क्या हुआ होगा, जल्दी फटाफट बताओ क्या हुआ होगा। चंदू की यहां क्या हुआ होगा, मेरे रिएक्शन से आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा, बताओ। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। लो जी, सारे बच्चे बता रहे हैं चंदू के घर में आग लग गई, चंदू के गोडाउन में आग लग गई, चंदू की दुकान में आग लग गई।
एक बच्चा कहता है सर चंदू की शादी हो गई, आग लग गई, आग लग गई। ठीक है बेटा, आप लोग सब लोगों ने बहुत सही अपना एस्टिमेट लगाया। चंदू के बिजनेस प्रीमिसेस जो था, जो बिजनेस प्रीमाइसिस था उसका, उसमें आग लग गई और उसने अभी मुझे बुलाया है। अब मैं जा रहा हूं। मैं जैसे ही मैंने खाना अधूरा छोड़ा, मैं फौरन चंदू के घर पहुंच गया। चंदू के घर जब मैं पहुंचा तो बच्चों चंदू आराम से बैठा हुआ था, रिलैक्स। मैंने कहा यार तूने फोन पे मेरे से ऐसे बात की कि पता नहीं क्या हो गया, और तू तो यहां आराम से बैठा हुआ है। तो वो कहता भाई अगर मैं ऐसे बात ना करता तो तुम आते। मैंने कहा मुझे खाना तो खाने लेने देता। वो कहता खाना मैं यहां खिला दूंगा तुमको, ठीक है बैठो। मैंने कहा तू तो कह रहा था आग लग गई, तू तो आराम से बैठा हुआ है। वो कहता है आग तो लगी है लेकिन आज नहीं, आग लगी है परसों, यानी 2 दिन पहले आग लग चुकी है। मैंने तुमको आज फोन इसलिए किया है कि मैंने उस अपने गोडाउन का, अपने बिजनेस प्रीमाइसिस का इंश्योरेंस करवा रखा था। अब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि मुझे कितना क्लेम मिलना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, वो मुझे कैलकुलेट करके दो ताकि मैं इंश्योरेंस कंपनी के सामने जाकर ये चिट्ठा रख सकूं, लीजिए भाई मेरे को इतना क्लेम दीजिए। तो मैंने कहा भाई खाना तो खा लेने देता, ये तो हम शाम को भी कर सकते थे। वो कहता नहीं, मुझे आज ही इंश्योरेंस कंपनी के सामने जाकर यह जमा करना है। ठीक है, 48 घंटों का उन्होंने मेरे को समय दिया है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुमको तुम्हारा क्लेम कितना रखना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के सामने, कितना इंश्योरेंस कंपनी से तुमको क्लेम मांगना चाहिए वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हारे गोडाउन में कितना माल था। वो कहता है मेरे गोडाउन में था 25 लाख रुपए का माल। मैंने कहा प्रूफ कर सकते हो ना। वो कहता है हाँ प्रूफ कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे प्रूफ करोगे। बोले ये तो तुम्हारा काम है, तुम बताओ ना कैसे निकालूं मैं। यानी एस्टिमेटेड बेसिस पर मेरा 25 लाख का गोडाउन में माल पड़ा हुआ था, अब मैं कैसे उसको इंश्योरेंस कंपनी के सामने ले जाकर प्रेजेंट करूं, ये तो तुम्हारा काम है, तुम बताओ। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, हमारा काम है तो हम ही बताएंगे। तो आइए बच्चों, अब मैं चंदू को जो जो मैंने बताया, इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा, उसके गोडाउन में जो आग लगी, उसके गोडाउन में जो स्टॉक रखा हुआ था, उसका कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को मिलना चाहिए, तो मैं जो चंदू को बता रहा था मैंने, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है सर चंदू तो बड़ा मस्त है। हाँ बेटा मस्त तो है, ठीक है। तो मैं आपको भी वही बताने जा रहा हूं। आइए कैसे कैसे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम निकालेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कैसे निकालेंगे, आइए फटाफट एक एक करके मैं स्टेप आपको बताता जाऊंगा। आप भी मेरे साथ में वो स्टेप को नोट करेंगे, यानी जो स्टेप मैंने चंदू को बताए वही स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ताकि आपका भी अगर चंदू जैसा कोई दोस्त है तो आप उसकी मदद कर सको कि हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अगर आग लगने से हमारे गोडाउन में रखा हुआ कोई स्टॉक जल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम हमको मांगना चाहिए, वही हमको इसमें निकालना सीखना है। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं बच्चों। आइए स्टेप नंबर 1, मैंने चंदू से कहा चंदू एक बात बताओ, तुम कहते हो 25 लाख का एस्टिमेटेड स्टॉक था तुम्हारे पास, तुम्हें पक्का तो पता है नहीं कितना था, लेकिन तुम मुझे कुछ रिकॉर्ड्स बता सकते हो, कुछ डिटेल्स बता सकते हो। कहता पूछो क्या डिटेल्स पूछना है। मैंने कहा आग किस डेट को लगी। चंदू कहता है 1 मई 2022 को आग लगी। 1 मई 2022 को आग लगी। मैंने कहा तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर क्या है। वो कहता है मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी
1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मेरा अकाउंटिंग ईयर होता है। मतलब मैं अपने जो कैलेंडर ईयर है उसके बेसिस पर अपने अकाउंट बनाता हूं। मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जनवरी से और एंड होता है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ होगा और 1 मई 2022 को उसके गोडाउन में आग लग गई। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने 2 बातें मेरे को बताई कि आपका आग किस डेट को लगी और आपका अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है। तो आग लगी 1 मई को, अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को। ठीक है, अब मैंने चंदू से पूछा, चंदू आप मुझे यह बता सकते हो कि 1 जनवरी 2022 को तुम्हारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ था? चंदू कहता हाँ, अभी पिछले साल की स्टॉक शीट उठाकर मैं अभी बता सकता हूं। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वही इस बार का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अभी जरा होल्ड करो, अभी जरा होल्ड करो, एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा और तुम एक एक चीज मेरे को बताते जाना। ठीक है, तो मैंने चंदू को बताया, मैंने कहा जानते हो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पहला पॉइंट, हमको जिस दिन आग लगी उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहां से? जहां से आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ उस डेट से। मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक का हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम उन डिटेल्स को फिल करेंगे जो मैं तुमसे पूछूंगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया चंदू को। मैंने कहा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम beginning of accounting year to the date of fire, to the date of fire। यानी पहला काम आपको क्या करना है, जिस दिन आग लगी उस दिन तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। किस डेट से? जहां से आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। तो 1 जनवरी 2022 को आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ होगा, 1 मई 2022 को आपके गोडाउन में आग लग गई। तो 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा अभी बता रहा हूं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे? टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यानी जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितने का स्टॉक रखा हुआ था, यह निकालने के लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा अप टू द डेट ऑफ फायर। कैसे? अभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी, आप मेरे साथ बस नोट करते रहो, एक एक चीज मैं आपको समझाता रहूंगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का देखिए फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। आप सबने बेटा बचपन से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/22 टू 1 मई 2022। बेटा ये मैंने एज्यूम की है डेट, यानी जो चंदू ने मेरे को बताई थी वही डेट मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया है। ठीक है, कैसे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट? आइए, ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ हम क्लेम निकालने के लिए एक रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। अब मैं चंदू से पूछूंगा, देखो क्या क्या चंदू से मैं पूछूंगा। चंदू से मैंने कहा चंदू भाई पहले मुझे यह बता दो तुम्हारा 1 जनवरी का स्टॉक कितना था? चंदू ने मुझे बोल दिया कि 1 जनवरी का स्टॉक इतना था, जो भी उसने बताया होगा, मैं यहां पर फिगर नहीं दे रहा। तो मैं उस ओपनिंग स्टॉक को यहां लिख दूंगा, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का यहां पर मतलब है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर का, यानी 31 दिसंबर 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो चंदू ने मुझे बता दिया ओपनिंग स्टॉक इतना था। उसके बाद चंदू से मैंने पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 मई 2022 तक आपने कितने का गुड्स और परचेज किया होगा करंट ईयर में? वो कहता है हाँ अभी परचेज बुक लेकर आइए और अभी बता दूंगा मैं। उसने परचेज बुक अपने स्टाफ से मंगाई, उसने कहा अच्छा जनवरी में इतना, फेब में इतना, मार्च में इतना, ठीक है, अप्रैल में इतना, इतना इतना उसने परचेज किया। ठीक है, तो उसने बता दिया परचेज, वो परचेज मैं यहां पर लिख दूंगा, वो परचेज मैं यहां लिख दूंगा। और अभी उस परचेज को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर बाहर ही लिख रहा हूं। सर बाहर क्यों लिखा? अभी पता चल जाएगा।
अब मैंने चंदू से अगला सवाल किया, चंदू जो आपने इन 4 महीनों में परचेज किया होगा, क्या इस परचेज में से कुछ आपने सप्लायर को रिटर्न भी कर दिया? वो कहता है रिटर्न अभी बताता हूं। परचेज रिटर्न बुक उसने मंगाता है, किससे? स्टाफ से। कहता है बताओ भैया परचेज रिटर्न कितना क्या है इन 4 महीनों में, तो उसने परचेज रिटर्न भी मेरे को बता दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहां से उस परचेज रिटर्न को माइनस कर दूंगा। बेटा परचेज रिटर्न को मैं यहां से माइनस कर दूंगा, और अब ये जो बचेगा ना, दिस विल बी नेट परचेज। तो नेट परचेज लिखते हैं, जो आपने गुड्स खरीदा उसमें से जितना वापस कर दिया, रिटर्न बोलते हैं उसको, परचेज रिटर्न। इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, आप बचपन से सुनते आए होंगे, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां से माइनस कर दिया जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रही है ना? कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लेना। वैसे अभी आप कोई ऐसा करिए, अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा जब तक मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको ना बता दूं। ठीक है, अगर कोई बात आपको कोई ज्यादा ही समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना, वैसे कुछ ऐसा होगा नहीं। लेकिन अभी बस आप सुन लीजिए और मेरे साथ में लिखते रहिए। आपको जब पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, आप 15-20 मिनट बस मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद में कोई डाउट आपका वैसे भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। उसके बाद चंदू से मैंने कहा, चंदू क्या आपने जब ये गुड्स खरीदा था कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे? जैसे कोई वेजेस का खर्चा किया था, कोई कैरेज इनवर्ट का खर्चा किया था, कोई फ्रेट इनवर्ट का खर्चा किया था? चंदू कहता है अभी डिटेल मंगाता हूं। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल लेकर आओ। तो पता चला जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपने ये खर्चे किए थे। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने किए थे वो भी यहां पर लिख दिए जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटा? मेरे से ज्यादा तो आप ही लोग जानते होंगे। बचपन से लेकर आपने 11th में, 12th में, फाउंडेशन लेवल पर सब में आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े हैं। वेजेस होता है, कैरेज इनवर्ट होता है, और इसके अलावा क्या फ्रेट इनवर्ट होता है। ये सब क्या होते हैं? ऑक्ट्रॉय होता है। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, समझे? बाद में जाकर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है वो लिखवा भी दूंगा आपको एक नोट्स। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ये सबको पता है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद चंदू से मैंने कहा, चंदू एक बात बताओ, ये तो आपका अप टू द डेट ऑफ फायर ये टोटल गुड्स हो गई, यानी टोटल गुड्स की कॉस्ट। क्या आपने कुछ सेल भी किया है इस पीरियड में? वो कहता है सेल जरूर किया होगा। अभी स्टाफ से मैं सेल बुक मंगाता हूं। स्टाफ से सेल बुक मंगाया जाएगा, सेल बुक लेकर आओ। वो देखेगा सेल बुक में जनवरी में इतना सेल, फेब में इतना सेल, मार्च में इतना सेल, अप्रैल में इतना सेल, और 1 मई को तो आग लग गई, तो 30 अप्रैल तक कितना सेल? तो 30 अप्रैल तक जो सेल होगा वो मैं यहां लिख दूंगा, बाई सेल्स। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में सेल क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है, अभी मैंने इस सेल को यहीं पर लिख दिया, बाहर लिख दिया। सर मैंने बाहर क्यों लिखा? बताओ बच्चों, मैंने बाहर क्यों लिखा? मैं सीधा अंदर भी तो लिख सकता था सेल को। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। परचेज को देखकर आप बता सकते हो मैंने सेल को क्यों बाहर ही लिखा अभी तक, क्यों बाहर लिखा? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर सेल रिटर्न हो सकता है, सेल रिटर्न हो सकता है, सेल रिटर्न हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है बेटा, मैं तो आपकी इंटेलिजेंसी का आज कायल हो गया। बिल्कुल सही बात है। चंदू से मैं ये सवाल पूछूंगा कि बताओ चंदू, इस 4 महीनों में कोई सेल जो आपने किया था उसका रिटर्न भी हो गया, यानी गुड्स आपके पास वापस भी आ गया? ठीक है, तो उसने कहा हाँ कुछ वापस भी आ गया। तो वो बेटा मैं यहां पर सेल रिटर्न करके माइनस कर दूंगा। ठीक है, और ये बचेगा नेट सेल, और नेट सेल यहां लिखा जाएगा, नेट सेल यहां लिखा जाएगा। ठीक है, यहां तक बताइए सब ठीक है ना? ट्रेडिंग अकाउंट आप बचपन से बनाते आए हो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, उसके बाद आपको पता है फिर क्रेडिट साइड में सेल लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में कुछ और भी आता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल। ठीक है, अब आपसे पूछने वाला हूं, आप मेरे साथ साथ बेटा इस चैप्टर को जियोगे, आप जियोगे, यानी आप खुद मेरे को आगे आगे बताते जाओगे। अभी देखते रहो, थोड़ी देर बस वेट करो। ठीक है, बताओ जरा मेरे को सबसे पहली बात, सब लोग बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते थे जिसकी वजह से जीपी आ जाता था? बताओ बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहां पर यानी इस साइड में कुछ लिखते थे और तब यहां पर जीपी निकल कर आ जाता था। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। सही बात है, सही बात है। बच्चे बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे सर, क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल सही बताया आपने बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। चलिए
मैं यहां पर अगर बोलूं कि क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते थे, जब जैसे ही आप यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे ना तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर डेबिट साइड में आ जाएगा, टू जीपी, जीपी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, क्या सवाल पूछता हूं, बताओ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक बोलते किसे हैं? आपने ये तो बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? अच्छा, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, एक बच्चे बता रहा है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, गुड्स सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जो बचा हुआ गुड्स होता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ओके, ठीक है, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक, बहुत सारे बच्चे यही जवाब दे रहे हैं, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। बेटा सही बता रहे हो आप, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा, आपकी नॉलेज में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करूंगा आपकी नॉलेज में कि क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जानते हो क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं उस गुड्स को जो अनसोल्ड है उस दिन, जिस दिन हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जिस दिन हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस दिन जो गुड्स अनसोल्ड होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और ये एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, ये एट द एंड ऑफ द क्वार्टर भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ हाफ ईयर भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ 9 मंथ भी हो सकता है, और किसी और दिन भी हो सकता है। मैंने कहा भैया मैं तो ट्रेडिंग अकाउंट 15 जून को बनाऊंगा, तो 15 जून को जो गुड्स आपके पास अनसोल्ड है ना, वही क्लोजिंग स्टॉक होता है, वही क्लोजिंग स्टॉक होता है। यानी आज से अपनी नॉलेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, और वो इंप्रूवमेंट क्या है कि जिस दिन आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो या अपने अकाउंट्स जिस दिन आप क्लोज कर रहे हो, उस दिन का जो स्टॉक होता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों। अब बहुत सारी कंपनी क्वार्टरली अकाउंट बनाती है ना, जैसे क्वार्टरली मतलब 30 जून को, 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 मार्च को। तो हर क्वार्टर के एंड में जो वो स्टॉक लेते हैं, अनसोल्ड गुड्स उनके पास होता है, वो उनका क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। समझे? तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जिस दिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस दिन का जो स्टॉक होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, हम उसको बोलेंगे। अब यहां पर बेटा मैं 1 मई को ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, तो इसका मतलब 1 मई का जो स्टॉक होगा ना मेरे गोडाउन के अंदर अनसोल्ड, वही क्लोजिंग स्टॉक होगा, वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। बोलो, 1 मई का जो स्टॉक, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट 1 मई को बना रहा हूं तो 1 मई का जो स्टॉक होगा वही ट्रेडिंग अकाउंट होगा, वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। 1 मई का जो स्टॉक होगा वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। हाँ सर, वही होगा, वही होगा, बिल्कुल वही होगा, वही क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब जब वही क्लोजिंग स्टॉक होगा बेटा, तो 1 मई का ही तो स्टॉक मैं ढूंढ रहा हूं। भाई आग किस दिन लगी? 1 मई की, तो मुझे यही तो जानना है कि गोडाउन के अंदर उस दिन, जिस दिन आग लगी उस दिन कितना अनसोल्ड गुड्स था, वही तो मैं ढूंढ रहा हूं। तो बेटा वो मैं ढूंढ रहा हूं तो वो तो लिख ही नहीं सकता। अब आप सबको पता है कि अगर जब हम यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे तो बैलेंसिंग फिगर जीपी आ जाता था, लेकिन अगर मान लो बच्चों मैं यहां पर जीपी लिख दूं, लो जी जीपी मैं इधर लिख दूं, तो क्या बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ जाएगा? बोलो, अगर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे क्रेडिट साइड में तो बैलेंसिंग फिगर जीपी आता था या नहीं आता था? बोलो, जीपी आता था। अगर मैं बेटा जीपी पहले डेबिट साइड में लिख दूं तो क्या क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर नहीं आ जाएगा? और वो होगा क्लोजिंग स्टॉक, और उसी को बोलेंगे स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। मतलब 1 मई 2022 का जो स्टॉक होगा दैट विल बी कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बोलो, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? जल्दी फटाफट बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर होती है या नहीं होती? ठीक है, अब सवाल उठता है सर जब क्लोजिंग स्टॉक होता था तो हम जीपी निकालते थे, अब जीपी कैसे निकालेंगे? बेटा निकालेंगे ना, अभी मैं चंदू से ही पूछूंगा कि चंदू ये बता दो तुम अपनी सेल पर किस रेट से जीपी कमाते थे,
उसने कहा मैं जो भी सेल करता हूं उसके 20% पर मैं जीपी कमाता हूं, उसका 20% में जीपी कमाता हूं। यानी अगर मैं 100 रुपए का सेल करता हूं तो 20% मेरा जीपी होता है। इसका मतलब बेटा सेल मेरे पास है, ये देखो अप टू द डेट ऑफ फायर तक का सेल है मेरे पास, तो उस सेल को मैं यहां पर लिखूंगा। और जीपी रेशो मुझे किसने बता दिया? जीपी रेशो मुझे चंदू ने बता दिया। चंदू का मतलब क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन बता देगा आपको जीपी रेशो। सर अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो बेटा बाद में बात करेंगे ना। अगर क्वेश्चन ने जीपी रेशो नहीं बताया तो देखेंगे क्या होगा। अभी समझ लो कि क्वेश्चन में जीपी रेशो गिवन होगा, ठीक है। तो जीपी रेशो यहां बेटा मेरे को पता चल गया, और जैसे ही जीपी रेशो मेरे को पता चला उसके बाद यहां पर अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और वही बैलेंसिंग फिगर होगा स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। यही बैलेंसिंग फिगर आ गया। मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितना स्टॉक रखा हुआ था, यह आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। बेटा चंदू को मैंने एक फटाफट बेहतरीन से पेपर में ये सब बनाकर दे दिया, उसने जो डिटेल्स देती। मैंने कहा जिस दिन गोडाउन में आग लगी उस दिन तुम्हारे गोडाउन में ये स्टॉक रखा हुआ था। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तूने मेरा वो काम करके दिया है जो कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर देगा, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट कर देगा तेरा ये काम, और कोई भी अकाउंटिंग करने वाला बंदा तेरा ये काम चुटकी में निकाल देगा, उसमें कुछ भी नहीं है। समझे? बात समझ में आती है यहां तक? जल्दी फटाफट बताइए, ये बात समझ में आती है सबको यहां तक? जल्दी से फटाफट बोलो बच्चों, क्या ये बात सबके समझ में आती है? यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पहला स्टेप है ये, पहला। अभी यही क्लेम होगा बेटा, यही क्लेम होगा। इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं है कि जितना गुड्स आपके गोडाउन में था उतना ही क्लेम दे दे आपको, ऐसा नहीं है, समझे? अभी तो हमने पहला पड़ाव पार किया है, यानी पहला स्टेप। पहला स्टेप यह है, हमने ये जाना कि गोडाउन के अंदर जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक रखा हुआ था। पहले तो हमने अभी तो बस ये निकाला है, ठीक है। अभी और स्टेप आएंगे, बस पहले ये बात बताओ, यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गई बात? यानी पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि सबसे पहले जब भी किसी गोडाउन में आग लगेगी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर से लेकर अप टू द डेट ऑफ फायर तक का हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस अप टू द डेट ऑफ फायर, फिर बाई सेल अप टू द डेट ऑफ फायर, फिर यहां पर जो सेल होगी उसको इनटू करेंगे जीपी रेशो से, तो जीपी आ जाएगा अप टू द डेट ऑफ फायर, और फिर यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी स्टॉक जो फायर की डेट पर आपके गोडाउन के अंदर मौजूद था। ठीक है, ठीक है सर। अब ये तो निकाल कर दे दिया मैंने। अब चंदू कहता है क्या यही इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्लेम मांग लूं? मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा सब्र कर, अभी स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं ना। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेट एक्चुअल लॉस, यानी आपको एक्चुअल में कितना लॉस हुआ, आपको एक्चुअल में कितना लॉस हुआ वो निकालना पड़ेगा हमको पहले तो, ठीक है। यानी जो गोडाउन के अंदर स्टॉक था एक्चुअल में लॉस भी वही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, अभी देखते हैं ना। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? मैंने चंदू से कहा चंदू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो हमने निकाल लिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, ठीक है, वो हमने यहां लिख देते हैं जो भी निकल कर आया। अब ये बताओ क्या तुमने आग बुझाने के लिए कोई खर्चे किए क्या? जब भाई आग लगी थी तो आपको पता है आसपास के लोग भी आ जाते हैं, अपने अपने यंत्र लेकर आ जाते हैं, फायर ब्रिगेड आ जाती है, ठीक है, आपके पास भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। क्या आपने कुछ आग बुझाने की कोशिश की या नहीं की? होता है नहीं? हम कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है हाँ की तो थी। तो मैंने कहा क्या आग बुझाने के लिए कोई खर्चे तो नहीं किए तुमने? वो कहता है हाँ थोड़े से खर्चे तो हो गए थे। मैंने कहा कितने हो गए थे? उसने मुझे एक अमाउंट बताया, इतने खर्चे हो गए थे। तो आग बुझाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं ना उसको बोलते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। आग बुझाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कहलाते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अब सवाल उठता है क्या इंश्योरेंस कंपनी इन खर्चों का भी क्लेम देगी? यस, इंश्योरेंस कंपनी इन खर्चों का भी क्लेम देगी, ठीक है। क्यों क्लेम देगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको।
तो हम क्या करते हैं, इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपने मान लीजिए कुछ खर्चे कर दिए, 2000, 3000, 5000, 10,000, जो भी खर्चे किए आग बुझाने के लिए, उसको इसमें ऐड कर देंगे। और हम आग बुझाने की क्यों कोशिश करते हैं? आग बुझाने की इसलिए कोशिश करते हैं कि जो गोडाउन के अंदर गुड्स रखा है उसमें से कुछ तो बच जाए, सब ना जले, कुछ बच जाए। भाई आग बुझाते हो, आपकी बिल्डिंग खराब हो जाएगी, इसलिए आप आग बुझाने की कोशिश करते हो। आपका फर्नीचर जल रहा है, वो बच जाएगा, आप आग बुझाने की कोशिश करते हो। जो गुड्स आपके गोडाउन में रखा हुआ है वो बच जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आग बुझ जाए, ताकि हम जो गुड्स बचा हुआ है वो बाहर निकाल सके। ठीक है, तो हमने आग बुझाने के लिए इतने खर्चे किए, और उसके बाद मैंने चंदू से कहा क्या कुछ गुड्स बचा? वो कहता हाँ कुछ गुड्स बच तो गया। मैंने कहा कितने का? उसने मुझे एक वैल्यू बता दी कि भैया जैसे 1 लाख रुपए का मान लो गुड्स बच गया, या 50,000 का गुड्स बच गया। तो हमने जो गुड्स बचा ली उसको बोलते हैं सैल्वेज स्टॉक। जो गुड्स बचा लिया उसको बोलते हैं सैल्वेज स्टॉक। यानी मेरे गोडाउन के अंदर इतना माल रखा हुआ था, इतना मेरा खर्चा और हो गया, तो ये मेरा टोटल लॉस है, टोटल लॉस। लेकिन ये टोटल लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। एक्चुअल लॉस कैसे निकलेगा? इसमें से बच्चों हम सैल्वेज स्टॉक घटा देते हैं। यानी जो गुड्स हमारा बच गया, मान लो गोडाउन के अंदर 10 लाख रुपए का गुड्स रखा हुआ था, हमने 1 लाख बचा लिया, तो लॉस तो मेरा 9 लाख ही हुआ ना। तो सैल्वेज स्टॉक हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी जो स्टॉक बचा लिया उसको माइनस कर दिया जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, जो स्टॉक बचा लिया, आग लगने के बाद जो स्टॉक बचा लिया। अब समझ में आया होगा आपके कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्यों देती है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है जल्दी से आग बुझाओ, अगर कोई खर्चा करना है वो भी करो, हम उसका क्लेम दे देंगे, लेकिन गुड्स बचाओ। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि जितना ज्यादा गुड्स बचेगा उतना ही कम उसका क्लेम होगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम देती है ना, वो देती है जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है वो, और जो आपकी पॉलिसी का अमाउंट है वो, उन्हीं में से जो लोअर होता है वही देती है नॉर्मली। अभी हम सीखेंगे आगे कैसे क्लेम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं एक्चुअल लॉस निकाल रहा हूं। तो एक्चुअल लॉस का मतलब क्या होता है कि गोडाउन के अंदर जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आया, कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आपने किए वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और बेटा सैल्वेज स्टॉक उसमें से माइनस कर दो। यानी जो स्टॉक बचा लिया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, और कुछ ना कुछ गुड्स तो निकाल ही लाते हैं, उसको बोलते हैं सैल्वेज स्टॉक। ठीक है, तो जो सैल्वेज स्टॉक बच गया उससे बेटा माइनस कर देते हैं, ये जो निकल कर आता है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस, ठीक है जी, एक्चुअल लॉस। अब सवाल उठता है, सर ये जो एक्चुअल लॉस हुआ क्या यही क्लेम है? नहीं, जरूरी नहीं है कि क्लेम ये भी हो। अब हमको देखना पड़ेगा कि हमने इंश्योरेंस कितने का करवाया था। भाई गोडाउन में मान लीजिए गुड्स रखा हुआ था 1 करोड़ का, और आपने पॉलिसी ली थी सिर्फ 50 लाख की गुड्स की, तो क्लेम आपको 1 करोड़ का थोड़ी ना मिल जाएगा। क्लेम आपको 1 करोड़ का थोड़ी ना मिल जाएगा, है ना। जितने का आपने पॉलिसी लिया है ना, क्लेम उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो क्लेम कैसे निकलता है? आइए स्टेप नंबर 3 वही होगा। स्टेप नंबर 3, ध्यान से सुनना बच्चों सब लोग। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट। यानी इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना क्लेम देगी वो अब हमको निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने के लिए बेटा हमको देखना पड़ेगा आपने पॉलिसी कितने की ली थी। पॉलिसी कितने की ली थी? यहां पर 2 केसेस होंगे, एक होगा ओवर इंश्योरेंस और एक होगा अंडर इंश्योरेंस। सर ओवर इंश्योरेंस मतलब? हाँ, अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ओवर इंश्योरेंस क्या होगा, अंडर इंश्योरेंस क्या होगा, या फुल इंश्योरेंस भी हो सकता है। यानी जितने का गुड्स है उतने का ही इंश्योरेंस करवा दिया, उसको बोलते हैं फुल कवरेज। ठीक है, एक होता है जितने का गुड्स है उससे कम की पॉलिसी लिया, उसको बोलते हैं अंडर कवरेज यानी अंडर इंश्योरेंस। और जितने का गुड्स है उससे ज्यादा का इंश्योरेंस ले लिया, उसको बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस यानी ओवर कवरेज। ओवर इंश्योरेंस उसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो हमें इंश्योरेंस क्लेम का जब अमाउंट निकालना है
तो इसमें हमें दो बातें देखनी है। दो बातें मतलब हमें यह देखना है कि पॉलिसी का अमाउंट क्या है। देखो, दो केसेस में बांटूंगा इसको। नंबर 1, केस 1, और नंबर 2, केस 2। केस 1 और केस 2, ठीक है जी। केस 1 और केस 2। केस 1 होगा व्हेन पॉलिसी वैल्यू मतलब जो आपने इंश्योरेंस करवाया वो कितने की पॉलिसी थी। गोडाउन में जो गुड्स था, क्या उससे ज्यादा की पॉलिसी थी और उससे कम की वैल्यू थी। तो व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज हायर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अगर पॉलिसी वैल्यू जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है उससे ज्यादा थी और इक्वल टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैसे मैं एक भी साथ लिख देता तब भी एक ही बात थी, यहां पर लिख देता व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल और हायर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है। अब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मतलब ये वाला, ये वाला, ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला था ना, उसी को बोलते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमने निकाला, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से पॉलिसी अमाउंट या तो ज्यादा है या उसके बराबर है। तो क्या होगा? ठीक है, अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझाऊंगा अभी बाद में। इन दिस केस, अभी समझाता हूं, फिर इसके बाद लिखने के बाद पहले केस 2 लिख दूं और उसके बाद में मैं एक एग्जांपल लेकर इसको समझाऊंगा। इन दिस केस एक्चुअल लॉस कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 will be treated as claim amount। अगर पॉलिसी अमाउंट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है या उसके बराबर है, तो जो एक्चुअल लॉस आपने निकाला था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस माइनस सैल्वेज करके स्टेप नंबर 2 में, वही आपका क्लेम अमाउंट होगा। यानी उतना ही क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है। अच्छा, आगे लिखेंगे, बट व्हेन पॉलिसी अमाउंट या पॉलिसी वैल्यू इज लोअर देन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, then इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट। अभी बेटा आप लिख लेना बस मेरे साथ में, अभी समझाता हूं इसको। इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। ठीक है, एक्चुअल लॉस। और ये जो केस है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये अंडर इंश्योरेंस का केस है। आप यहां पर केस 2 के सामने लिख दीजिए अंडर इंश्योरेंस, और यहां पर लिख दीजिए फुल इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस। अभी एक एग्जांपल लेकर इस चीज को समझते हैं। पहले नोट कर लो, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, फिर इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। जब नोट कर लो तो बता देना मुझे, ताकि फिर आगे बढ़ सके।
हो गया? यस सर, डन 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 डन। लो जी, सारे बच्चे कह रहे हैं सर डन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज 1 मिनट। बेटा 1 मिनट, तुम्हारे 1 मिनट ही खत्म नहीं होते। चलो कोई नहीं, लिखो आराम से। हो गया, ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेता हूं, उससे देखो अभी आपको समझ में आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट ओवर इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस का। पहले एग्जांपल 1, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर निकलता है ना, वो मैं आपको दे रहा हूं। ये है 10 लाख का, ये है 10 लाख। सेल्विज स्टॉक है बच्चों 2 लाख। पॉलिसी अमाउंट है 9 लाख का। अब आपसे मैं कहता हूं कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाना सिखा दिया आपको। जब हमारे पास फिगर होंगे, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा अप टू द डेट ऑफ फायर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, सेल होगा, उसके बाद जीपी रेशो होगा, तो हम वो निकाल लेते हैं बड़े आराम से। अभी मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया 10 लाख का आपके पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है। स्टॉक बचा लिया आपने 2 लाख का, और पॉलिसी आपने ली थी 9 लाख की, ठीक है। पहले आप मुझे ये बताओ, ये अंडर इंश्योरेंस का केस है या ओवर इंश्योरेंस का केस है? बच्चों जरा जवाब दो, ये ओवर इंश्योरेंस है या अंडर इंश्योरेंस है? ओवर इंश्योरेंस या अंडर इंश्योरेंस? अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है, क्या बात नाम है इसका, रोहन। रोहन बोल रहा है सर ओवर इंश्योरेंस है। अच्छा बेटा, ओवर इंश्योरेंस कैसे है रोहन, बताना। रोहन, ओवर इंश्योरेंस कैसे है, एक बार जवाब दो मुझे। अच्छा, कहता है एक्चुअल लॉस है 8 लाख और पॉलिसी है 9 लाख की, इसका मतलब पॉलिसी ज्यादा है। ओके बेटा, गलत बोला आपने। मैंने आपको बोला है कि पॉलिसी का कंपैरिजन हमेशा होगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से, एक्चुअल लॉस से नहीं होगा। ध्यान से सुन लो सब लोग, पॉलिसी वैल्यू का कंपैरिजन हमेशा हमेशा किससे होगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कंपैरिजन होगा। और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 10 लाख और पॉलिसी आपने लिया 9 लाख का, इसका मतलब ये अंडर इंश्योरेंस का केस है। इसका मतलब ये हुआ कि गोडाउन के अंदर गुड्स रखा हुआ था 10 लाख का और आपने पॉलिसी लिया है 9 लाख का, तो आपने अपने पूरी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवाया, यानी आपने फुल कवर नहीं लिया था इंश्योरेंस का। गोडाउन के अंदर जो गुड्स होता है उसका कंपैरिजन होता है पॉलिसी वैल्यू से, एक्चुअल लॉस से नहीं होता, समझे? अगर यहां पर पॉलिसी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा होती तब इसको बोलते ओवर इंश्योरेंस, या 10 लाख के बराबर होती तो इसको हम बोलते फुल इंश्योरेंस, ना ओवर ना अंडर। तो पॉलिसी वैल्यू अगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के बराबर है तो इसको बोलते हैं फुल इंश्योरेंस। पॉलिसी वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है, इसको बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। अगर पॉलिसी वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है, इसको बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए। देखो मैंने ऊपर जो लिखा हुआ भी है ना, वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर और पॉलिसी वैल्यू का कंपैरिजन करवाया है, एक्चुअल लॉस से कंपैरिजन नहीं करवाया। ये बात ध्यान रखना है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है सर। तो देखो इस केस में बच्चों जो हमने पॉलिसी ली है वो अंडर इंश्योरेंस है, यानी 10 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, ठीक। तो इस केस में हमको ये फॉर्मूला लगाकर इंश्योरेंस क्लेम निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाकर। और जानते हो इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले को बोलते हैं एवरेज क्लॉज।
इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या ये हमेशा लगेगा? जी बेटा ये हमेशा लगेगा। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई एवरेज क्लॉज नहीं है तब नहीं लगेगा, अदरवाइज ये हमेशा लगेगा। यानी हम मानकर चलते हैं कि जो पॉलिसी है उसमें एवरेज क्लॉज का मतलब जो एग्रीमेंट में एवरेज क्लॉज पड़ा हुआ है वो हमेशा हम मानकर चलेंगे। समझ गए? ठीक है, आइए मैं आपको इसमें एवरेज क्लॉज लगाकर दिखाता हूं। तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, इंश्योरेंस क्लेम। फिर इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी आपको। इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस। इनटू एक्चुअल लॉस, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू है 9 लाख, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 10 लाख और एक्चुअल लॉस है आपका 8 लाख। सर 8 लाख कैसे? देखो 8 लाख ऐसे, 10 लाख रुपए आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है, 2 लाख रुपए आपने बचा लिया, यानी 10 लाख वो है जो गोडाउन के अंदर था जिस दिन आग लगी, और 2 लाख रुपए बचा लिया आपने, तो 8 लाख का एक्चुअल लॉस हुआ। ठीक है, आप निकाल कर भी दिखा देंगे यहां पर। इसको मैं स्टार लगाकर यहां लिख देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं एक्चुअल लॉस कैसे निकला। तो एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज स्टॉक। ठीक है, सेल्वेज स्टॉक। तो यहां पर देखो क्लेम कितना आएगा, क्लेम आएगा 7,20,000। एक बच्चे ने बता भी दिया 7,20,000। ठीक है सर, इस फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करिए। मैं कहता हूं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, गोडाउन के अंदर गुड्स रखा हुआ था 10 लाख रुपए का, आपने इंश्योरेंस कितने का करवाया? 9 लाख का। ध्यान से सुनना, गोडाउन के अंदर गुड्स रखा हुआ था 10 लाख का, गोडाउन के अंदर गुड्स था 10 लाख का, आपने पॉलिसी कितने का लिया? 9 लाख का, यानी इंश्योरेंस 9 लाख की गुड्स का करवाया। इसका मतलब आपने जो टोटल गुड्स था गोडाउन के अंदर उसके 90% का इंश्योरेंस करवाया। आराम से सोचो, ध्यान से सुनना, गोडाउन के अंदर गुड्स रखा था 10 लाख, उसमें से 9 लाख का आपने पॉलिसी लिया, यानी 9 लाख का इंश्योरेंस करवाया। तो बेटा 90% गुड्स का आपने इंश्योरेंस करवाया, 90% गुड्स का इंश्योरेंस करवाया। और इंश्योरेंस कंपनी आपसे जानते हो फिर क्या कहती है? कहती है आपका एक्चुअल लॉस हुआ है 8 लाख, तो 8 लाख का 90% ही क्लेम आपको मिलेगा। जब आपने फुल इंश्योरेंस नहीं करवाया तो आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है उस एक्चुअल लॉस का पूरा आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। जिस प्रोपोर्शन में आपने इंश्योरेंस करवाया है आपको एक्चुअल लॉस का उसी प्रोपोर्शन में क्लेम मिलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब 10 लाख का गुड्स गोडाउन के अंदर था, 9 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया, यानी 9 लाख का इंश्योरेंस करवाया 10 लाख की गुड्स में से। तो अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं तो कितना आएगा? यानी आपने 90% गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, 90% गुड्स का इंश्योरेंस करवाया। समझे? इंश्योरेंस कंपनी कहती है जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उस एक्चुअल लॉस में आपको 90% ही क्लेम मिलेगा। यानी 8 लाख का आपको एक्चुअल लॉस हुआ, उस 8 लाख का 90% देख लो, 7,20,000 आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, जब आप इंश्योरेंस करवाते हो ना तो गुड्स गोडाउन के अंदर जो होती है वो गुड्स आपका नहीं, इंश्योरेंस कंपनी का है। क्यों? क्योंकि अगर उस गुड्स पर कोई लॉस हो गया तो आप तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे ना क्लेम मांगने के लिए। समझ में आ गई बात? तो देखो मैं यहां पर कैसे इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके गोडाउन में जो गुड्स रखा हुआ है ना उसके मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, एक 9 लाख और एक 1 लाख। 9 लाख और एक 1 लाख, यानी 10 लाख का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, 10 लाख का गुड्स है आपके गोडाउन में, उसमें से 9 लाख की पॉलिसी ले रखी है, 1 लाख का नहीं लिया आपने। तो इसमें 9 लाख का गुड्स इंश्योर्ड है और 1 लाख का गुड्स अनइंश्योर्ड है। अब जो इस 10 लाख में से, टोटल 10 लाख में से बच्चों आपने 2 लाख रुपए बचा लिए, तो जानते हो जो 2 लाख रुपए आपने बचाए हैं उसको भी इसी प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा।
हम कहेंगे जो ये 2 लाख बचा है इसमें से 90% इंश्योर्ड गुड्स बचा है और 10% अनइंश्योर्ड गुड्स बचा है। तो इसका मतलब 1,80,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योर्ड गुड्स था वो वाला बचा है और 20,000 जो है वो अदर गुड्स बचा है। तो 9 लाख का पॉलिसी लिया था, 1,80 का गुड्स आपने बचा लिया, तो बच्चों 7,20,000 का ही क्लेम आपको मिलेगा। मतलब हम कहेंगे गोडाउन के अंदर जो गुड्स था ना 10 लाख रुपए, उसमें 90% इंश्योर्ड है और 10% अनइंश्योर्ड है। तो जो गुड्स आपने 2 लाख बचाया उसमें भी 90% इंश्योर्ड होगा और 20% अनइंश्योर्ड होगा। तो आपने 9 लाख का पॉलिसी लिया था, उसमें से 2 लाख का 90% यानी 1,80 बचा लिया, तो बाकी का क्लेम हमसे ले लो 7,20,000। 7,20,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल 2। लो जी, मैं कहता हूं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बेटा संभल के बिल्कुल आराम से 10 लाख, वही क्वेश्चन उठा लेता हूं। सेल्विज, सेल्विज स्टॉक 2 लाख और पॉलिसी वैल्यू इस बार मैं कर देता हूं चेंज। लो जी, पॉलिसी वैल्यू मैंने लिख दिया 12 लाख। अब बताना इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा, बताओ बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम बताओ, बोलो बच्चों बोलो, इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा? अच्छा, एक बच्चा बता रहा सर 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। अच्छा, एक बच्चे ने कहा 9,60,000। ओके, 9,60,000 वाला बच्चा भी है। अच्छा, 8 लाख, 8 लाख, फिर एक ने बताया 9,60,000, 9,60,000। अरे बेटा, अरे बेटा, अब ध्यान से जरा सुनना मेरी बात। बेटा गोडाउन के अंदर गुड्स था 10 लाख का, जबकि आपने पॉलिसी ले रखा है 12 लाख का। ये तो ओवर इंश्योरेंस हो गया, ओवर इंश्योरेंस हो गया। और जब ओवर इंश्योरेंस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उसका क्लेम दे देती है। इसका मतलब एक्चुअल लॉस से ज्यादा का क्लेम कभी नहीं हो सकता। एक्चुअल लॉस से कम तो क्लेम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल लॉस से ज्यादा का क्लेम कभी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी आपको। ठीक है, यहां पर देखो बेटा, एक्चुअल लॉस हुआ आपको 8 लाख रुपए, तो 8 लाख का क्लेम यहां इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा का पूरा दे देगी। यहां पर एवरेज क्लॉज लगना ही नहीं है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि एवरेज क्लॉज कहां लगेगा। एवरेज क्लॉज बच्चों वहीं लगेगा जहां पर पॉलिसी वैल्यू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कम है, यानी जहां अंडर इंश्योरेंस का केस है वहीं एवरेज क्लॉज लगेगा। अगर आपने फुल इंश्योरेंस करवा रखा है, ओवर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो नो एवरेज क्लॉज विल बी अप्लाइड एंड जो एक्चुअल लॉस होगा वही आपका इंश्योरेंस क्लेम होगा। ठीक है, अगर यहां पर बेटा आपने एवरेज क्लॉज लगा दिया तो पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू 8 लाख जब आप करोगे ना तो 9,60,000 आएगा, जो एक बच्चे ने जवाब भी दिया। तो 9,60,000 8 लाख से ज्यादा है, तो जितना आपको एक्चुअल में लॉस हुआ उससे ज्यादा का क्लेम कभी नहीं मिल सकता। अगर 8 लाख का नुकसान हुआ है आपको तो 8 लाख का मैक्सिमम है, उतना क्लेम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। उससे कम तो हो सकता है अगर आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल लॉस कितना है 8 लाख, दिस विल बी इंश्योरेंस क्लेम, this will be insurance claim because policy value is higher than stock on the date of fire. बोलो बेटे, यहां तक ठीक है ना? ये ओवर इंश्योरेंस का केस है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट इज केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस। ये ओवर इंश्योरेंस का केस है। अब यहां पर मैं एक नोट लिख देता हूं और उसके बाद में फिर आपको नोट करने का समय दूंगा मैं। ठीक है, जो जो चीजें मैंने अभी लिखी हैं उसके बाद मैं अभी आपको नोट करने का समय दूंगा। एक नोट लिख दूं
तो यहां लिखेंगे इट मीन्स एवरेज क्लॉज will be applied only when policy value is lower than stock on the date of fire, यानी अंडर इंश्योरेंस के केस में, ठीक है, अंडर इंश्योरेंस के केस में। और यहां पर देखो ये जो आपने फॉर्मूला लगाया था ना, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर बॉक्स में लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एवरेज क्लॉज। लो जी बच्चों, अब आप यहां से जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, यहां से नोट करिए, मैं एक एक चीज आपको नोट करवा देता हूं। आपके पास 5 मिनट का समय है, 5 जो भी टाइम लगे आपको लिख लीजिए फटाफट। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो क्या होगा, जीपी रेशो दे रखा है तो क्या होगा, नहीं दे रखा है जीपी रेशो तो क्या होगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में और भी बहुत सारी अभी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, कोई मशीनरी खरीदा परचेज में इंक्लूड कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, सेल में कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिए तो क्या होगा अगर सेल में इंक्लूड कर रखे हैं। बहुत सारी अभी एडजस्टमेंट आएंगी आपकी जो हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ये तो बेसिक चीजें थी बिल्कुल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहां तक, जल्दी फटाफट करिए, जल्दी फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।